नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और संगीत। आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो एक फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हैं श्री कमलेश पांडे जी, जो कि फिल्मी दुनिया का एक बहुत ही जाना-पहचाना और चर्चित नाम है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, लॉकडाउन के चलते कैसे कैसे आपका समय कैसे व्यतीत हो रहा है आजकल आपका? एक्चुअली जो लेखक हैं वो तो अक्सर घर से ही काम करते हैं, खासतौर से जो फिल्म लेखक हैं। जी। तो हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक ही चीज जो मिस होती है वो है सुबह का वॉक, या कभी कभी बाहर जाना, इधर उधर मिलना लोगों से, जी। दोस्तों से वगैरह। पर जहाँ तक अपने काम का सवाल है, हमारा काम तो घर पे ही होता है। घर पे अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अपना काम करते हैं। तो लेखक की तरह हमें कोई बहुत ज्यादा उस तरह से साइकोलॉजिकली, जैसे लोग भी परेशान हो गए हैं कि अभी बाहर कब निकले, कैसे निकले, हमें वो कोई समस्या नहीं है। हम अकेले होने में खुश हैं। बेहतर। हमें अकेलेपन से कोई घबराहट नहीं होती, बल्कि हम अकेलापन चाहते हैं। वी वी सेलिब्रेट एलोनेस। अकेलेपन को हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका मजा लेते हैं। हमारा जो काम है लिखने का, हमारी जो है क्रिएटिविटी जो है, जी। वो वो एक बड़ी सी ईर्ष्यालु स्त्री की तरह होती है। वो किसी और को बर्दाश्त नहीं करती। लेखक के सिवाय किसी और को बर्दाश्त नहीं करती। तो जो हमारी क्रिएटिविटी है वो किसी और को इंटरफियर नहीं करने देती। वैसे भी हम एक तरह से मजे में हैं। फिर उधर से दूसरा ये है कि हमारा जो नया नया मेरा पोता हुआ है, करीब 1 साल, करीब 1.5 साल का होने को आ रहा है। जी। तो वो मुझ पर बिजी रहता है, क्या बात है। क्योंकि मैं बहुत उसका अच्छा। सबसे अच्छा दोस्त हूँ। और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता और उसको काफी वक्त देना पड़ता है। वेरी नाइस तो सर। वही, ये चीजें जो हैं मुझे बिजी रखती हैं। तो सर, ये जो आपकी क्रिएटिविटी है, ये आपकी ये तो शुक्रिया अदा करती होगी ईश्वर का कि ठीक है, लॉकडाउन के चलते कम से कम मेरा महबूब मेरे पास में है, कुछ ऐसा? हाँ, अब उनकी तो वो जाने, मगर हाँ ये है, जी। क्योंकि क्योंकि जो क्या वो जैसी भी हो क्रिएटिविटी, जी। राइटर हो, पेंटर हो, कवि हो, मूर्तिकार हो, संगीतकार हो, कोई भी हो, जी। लोननेस जो है होना, वो एक तरह से उसका हिस्सा होता है। You can't remain very creative in the middle of everything. अगर आप रोते भी हैं तो कम से कम जब काम करने आप बैठते हैं, कोई कंपोज करने बैठते हैं म्यूजिक, कुछ लिखने बैठते हैं, कुछ पेंट करने बैठते हैं, उस वक्त तो आपका अकेला होना बहुत जरूरी बहुत होता है। जरूरी। वो सब आप होते हैं और आपका हुनर होता है, आपका फन होता है, आपकी आर्ट होती है, जी। और किसी तीसरे की उसमें कोई जगह नहीं होती। सर, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हालाँकि आपने बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्म्स दी हैं, जैसे कि बेटा, तेज़ाब, हाँ चालबाज़, हाँ सौदागर, हाँ दिल्ली 6 और रंग दे बसंती। तो हाँ सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने हमें इस दौर में रंग दे बसंती हाँ जैसी फ़िल्म दी। हाँ और हाँ। तो मैं चाहूँगा यहाँ पूछना सर कि एक कैसे इसका आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया? अभी जो तुमने सवाल पूछा ना, जी। 1990 में, 1990, अराउंड 2000, जब मैं ये फिल्म लिख रहा था, हुँ। वो मैंने, वो बताता हूँ बाद में, पहले वजह बताऊं। ठीक है। अभी तुमने कहा कि थैंक यू सर फॉर गिविंग अस रंग दे बसंती। हाँ। आपने हमारी पीढ़ी को रंग दे बसंती दिया, उसके लिए शुक्रिया। हुआ ये कि जब मैं लिख रहा था, तो राकेश जो मेरे डायरेक्टर हैं, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, तो बार बार बोलते कि सर जी, अगर ये फिल्म बन गई और रिलीज हुई तो ये कौन देखेगा इसे। क्योंकि वो जो दौर था ना, वो कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी जी। गम, दिल वाले दुल्हनिया वाले, वो ऐसी फिल्मों का दौर था कि जिनके पास फॉरेन के लोकेशंस हैं, अच्छे कपड़े हैं, और जिसमें जो ससुर है वो बहू के साथ डांस कर रहा है। चॉकलेटी अब हीरो ऐसे टाइप की फ़िल्म। की इकोनॉमी ओपन हुई, हुँ। जब से ओपन हुई, तो पूरी जो दुनिया थी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की, फिल्म की खास, और दुनिया बदल गई। और उसमें कुछ अच्छा बुरे के सवाल नहीं है कि भाई बदली तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, मगर ये हुआ कि हमारे लिए सवाल था कि हम जो एक खास खास ढंग से फिल्में लिखने को आदी हैं। क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था, वो मेरा सौभाग्य है कि मैं 50s और अर्ली 60s के सिनेमा पे बड़ा हुआ। आवारा से लेके आवारा से लेके गाइड तक। जी। और फिल्में जो कुछ कहती थी, उनमें कुछ सब्सटेंस था, एग्ज़ैक्टली। कुछ मुद्दा था, कहानी थी, बिल्कुल। स्किल था। तो जब मैंने फिल्में लिखना शुरू किया, तो जाहिर है मेरे अंदर डीएनए था। तो मैं तो
अक्सर कहता हूँ कि मुझे राज कपूर ने बिगाड़ दिया, मुझे गुरुदत्त ने बिगाड़ दिया, मुझे विमल रॉय ने, महबूब खान ने मेरा सत्यानाश कर दिया, शांताराम ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब इन लोगों ने जो साजिश करके मेरे अंदर घुस के मेरे खून में मेरे डीएनए का हिस्सा के बर्बाद किया है कि मैं बस एक खास तरह की फिल्में ही लिख सकता हूँ जो किसमें कुछ सब्सटेंस हो, कोई मकसद हो, कोई मतलब हो, बेवजह ना हो। क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राहुल। एक फिल्म, जब एक आप फिल्म लेखक बनते हैं, मुझे पता नहीं और होगा, मगर मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि ये जो हुनर मुझे दिया है जिंदगी ने, ये हुनर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, क्योंकि हमारा लोगों तक जाके पहुंचता है, वो हमारी फिल्में देखते हैं, अरबों लोग जिनको मैं जानता भी नहीं, जो मुझे भी नहीं जानते। और उन अरबों लोगों की जो मानसिकता है वो हमारा जिम्मा है, वो हमारी फिल्म देख के क्या सोचते हैं। इसलिए मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ ना कि मेरा दर्शक कौन है। ठीक है, बालकनी वाला भी है, मैं कहता हूँ मेरा जो असली दर्शक है वो फ्रंट बेंचर है, वो जो एक मुरादाबाद में साइकिल का पंचर ठीक करने वाला लड़का है, जो रोज के 50 रुपए कमाता है, एक हफ्ते काम करता है और उसमें से पैसे बचा के संडे को 100 रुपए का टिकट लेके मेरी फिल्म देखने जाता है। मेरी जिम्मेदारी उसके लिए है कि उसका पैसा वसूल होना चाहिए। और वसूल का मतलब ये नहीं कि चीप एंटरटेनमेंट, कुछ घर लेके जाए वो। मेरे लिए एक अच्छी फिल्म तब शुरू होती है जब आप देख के हॉल से बाहर निकलते हैं, जब वो आपके साथ आपके घर जाती है और आपके जहन में रहती है, और मौके बमौके कभी भी ऊपर आके आपको इंस्पायर कुछ एक हल देती है जिंदगी का, कुछ एक अंतर्दृष्टि देती है, इंसाइट देती है जिंदगी के बारे में। तो मैं अपने रोल को उतने उस ढंग से लेता हूँ, उतनी सीरियसली लेता हूँ। तो मैंने कहा देखो राकेश, मैं तो आई कांट सी द फ्यूचर, आई कांट डबल गेस द ऑडियंस कि भाई कैसे रिएक्ट करेगी, मगर अगर ये फिल्म बनी और रिलीज हुई और अगर एक लड़का या लड़की भी इतने बड़े देश में 1 अरब से ऊपर की जो आबादी है आके मुझे कहता है थैंक यू सर फॉर गिविंग अस रंग दे बसंत, तो मेरी मेहनत कामयाब हो गई। सही बात। लाइफ बड़ी स्ट्रेंज है, अजीब है। हुआ ये कि 26 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म, 28 जनवरी को मैं नेशनल कॉलेज में यहाँ बॉम्बे में चीफ गेस्ट था। बीएमएम के जो स्टूडेंट थे, बैचलर ऑफ मास मीडिया, उनका होने वाला था कन्वोकेशन। तो मेरा बेटा भी वहीं पढ़ता था मैं, तो उन्होंने इस्तेमाल किया उसका, मुझे बुला लिया चीफ गेस्ट, चलो कोई तो आ जाए, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में भी रह चुका हूँ काफी साल, 30 साल तक। तो मैं गया और मैं तो लेखक, मुझे कोई पहचानता नहीं। इत्तेफाक से उस दिन आफ्टरनून में मेरी फोटो कहीं छप गई थी आफ्टरनून पेपर में। तो जब लड़का मुझे एस्कॉर्ट करने आया था स्कूल के उसके गेट पे, नेशनल कॉलेज के, उसने मुझे देखा और भाग के आके उसने मुझे हक किया और बोला थैंक यू सर फॉर गिविंग अस रंग दे बसंती। तो मैंने राकेश एक तो मिल गया, एक तो मिल गया। सही है, सही तब तक कि करीब 200 लड़के लड़कियां जो गाउन पहन के हॉल के बाहर खड़े थे एंटर करने के लिए, उन लोगों ने रिएक्ट किया कि भाई ये, चिल्लाया जोर से, वो भाग के आए एंड दे मॉब्ड मी। उन्हें मैंने घेर लिया और वही एक लाइन बार बार रिपीट होती रही, थैंक यू सर फॉर गिविंग। तो मैंने फिर फोन किया, राकेश लगता है आ गया, मैंने एक मांगा था, इधर 200 मिल गए। और फिर ये तो शुरुआत थी। फिर मैं जहां भी लोग मुझे देखते या पहचान जाते, लड़के लड़कियां या शॉपिंग मॉल में, रेस्टोरेंट में, एक ही लाइन, थैंक यू सर फॉर गिविंग अस रंग। ये होता है, मगर नोबडी वाज रेडी टू इवन। 6 साल लेके हम लोग घूम रहे थे स्क्रिप्ट। जब मैंने लिखी स्क्रिप्ट उसके बाद 6 साल तक कोई लेने को तैयार नहीं। अरे एक और भगत सिंह कौन देखेगा? और उन बेवकूफों को पता नहीं था कि ये भगत सिंह के बारे में नहीं है, ये उस समय के यंग इंडिया के बारे में। बिल्कुल। तो और ये आइडिया भी कहाँ से आया, जो आपने पूछा, कहानी बता दूं। हुआ ये कि 1998 के आसपास की बात है, करके टीवी प्रोड्यूसर हैं, तो वो मेरे पास आई कि आपसे सर एक टीवी सीरीज लिखवाना है अबाउट भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड्स, उनके और उनके साथियों के बारे में जो युवा क्रांतिकारी थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने बहुत सारी किताबें दी मुझे पढ़ने के लिए, रिसर्च जैसा हम करते हैं। और वो खैर वो काम तो मैं नहीं, कुछ इशू थे, कुछ सवाल थे, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया वो। उसमें एक किताब थी, उसमें एक लाइन थी, एक किताब थी भगत सिंह की चिट्ठियों की, तो उन्होंने अपने बाप को लिखी थी जेल से, फांसी का इंतजार कर रहे थे तब। उसमें एक लाइन ये थी कि
आजादी का मतलब ये नहीं कि गोरे जालिमों की जगह काले जालिम आ जाए, और अगर आ गए काले जालिम तो उनके उनके साथ ही वही करेंगे तो हम गोरों के साथ कर रहे हैं, हम मार देंगे। तो मैंने कहा 1990-92 के आसपास जो हिंदुस्तान था, इकोनॉमी ओपन है के बाद, और जो अचानक फॉरेन की सारी ब्रांड आ गई थी, गाड़ियां आ गई थी, जीन्स, आफ्टर शेव, वर्क, जो सामान पहले स्मगल होता था अब वो खुलेआम। एग्जैक्टली सही है। तो ये मुल्क पागल हो गया था, ये मुल्क जो है ये पूरा पागल हो गया था। और जो लड़के लड़कियां हैं, यंग इंडिया जो था वो बिल्कुल बौखलाया घूम रहा था अयाशी के उसमें। तो मैंने लिखा कि क्या अगर आज भगत सिंह होता 1998 में तो क्या वो भी यही करता। वो लड़का था सिर्फ 23 साल का, और आज जो लड़के कर रहे थे उन दिनों 23 साल के लड़के, वो उनको देश से कोई मतलब नहीं था। उनको जीन्स और आफ्टर शेव और गाड़ियां और गर्लफ्रेंड्स और गोइंग टू डिस्को एंड द पब एंड सो ऑन, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। वो सब ठीक है, आप यंग हैं। भगत सिंह के जो साथी थे वो भी कुछ ऐसा नहीं था, बिल्कुल हमारी तरह थे। वो सबसे मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि जब ये 5 फिल्में फ्लॉप हो गई भगत सिंह पे, वो क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि भगत सिंह का रोल 40 ईयर के जो हीरो है वो कर रहे थे, जबकि भगत सिंह वाज ओनली 23 बेचारा 23 लड़का था। वो भगत सिंह लड़का था, आदमी नहीं था, बड़ा नहीं। तो उन्होंने कहीं भी वो ना ह्यूमर था, ना वो जोश था, ना दीवानी जो इनमें होती, तो दे मिस द होल पॉइंट। मैंने उसको पकड़ा कि नहीं, वो क्योंकि भगत सिंह और उसके जो साथी थे, अब ठीक है वो दीवाने थे देश के लिए, सारी कुर्बानी देने को तैयार, मगर एट द सेम टाइम वो वैसे ही शरारती थे। एक आध उदाहरण दूं आपको, शायद पता नहीं आपको, भगत सिंह को फिल्मों का बहुत शौक था, फिल्मों के दीवाने थे भगत सिंह। भगत सिंह फिल्मों के दीवाने थे। एक दिन क्या हुआ, आज के जो सबके कैप्टन थे चंद्रशेखर आजाद, आजाद ने सबको 8 आने दिए खाना खाने के लिए। ये वो 1930 की बात है। 8 आने दिए खाना खाने के लिए कि जाओ तो, और ये पूरी हिदायत थी कि सिर्फ खाने के लिए यूज करना है पैसे, क्योंकि ये जनता के पैसे, जनता हमें पैसे देती है, हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते अपनी अय्याशी में, याद रखना। हुआ ये लाहौर की बात है कि वो जा रहे थे, रास्ते में उनको एक थिएटर में दिख गई, एक फिल्म लगी थी अंकल टॉम्स कैबिन। अब भगत सिंह रहा नहीं गया, नहीं यार पिक्चर देखनी चाहिए यार, पिक्चर, मतलब भगत सिंह, कैन यू बिलीव इट, आज तक ये सीन कहीं आया नहीं है। मतलब यार पिक्चर देखनी चाहिए यार। अब सब घबरा गई, यार पिक्चर देखेंगे तो खाएंगे क्या, भूखे रहेंगे, और आजाद को कौन झेलेगा, वो तो ब्राह्मण पूरा पंडित तो मार डाल। सही बात है भाई, तुमने खाने के पैसे के पिक्चर देखे। भगत सिंह ने कहा, बिकॉज भगत सिंह वाज द ब्रेन ऑफ द ग्रुप, he was the most educated, he was only graduate in the whole group, बाकी सब यंग लड़के थे, कोई हाई स्कूल, कोई इंटर पास था, कोई कुछ था। the oldest was आजाद, he was 28-29 साल के थे वो। भगत सिंह was early 20, 21-22 साल के रहे होंगे भगत। उन्हें पटा लिया दोस्तों के, चलो पिक्चर देखते हैं। उन्हें पिक्चर देखे, वापस आए, शक्ल देख के आजाद को मालूम पड़ेगा कि इन कम वक्तों ने खाना नहीं खाया है। और क्या हुआ, क्या किया? तो भगत सिंह ने कहा कि आजाद को बोलते थे कि हमारे ये हमारे बड़े पंडित जी हैं। बोले पंडित जी, वो क्या हुआ, हम तो है क्रांतिकारी है ना। तो हमने देखा कि एक फिल्म लगी है अंकल टॉम्स कैबिन, अमेरिका के जो थे, अमेरिका के एक क्रांतिकारी, उनके बारे में थी, तो हमें उससे कुछ सबक मिल सकता। उस फिल्म से हम भी क्रांतिकारी, वो भी क्रांतिकारी, तो कुछ सबक मिल सकता है अपने क्रांति के लिए सीखने का। हमने कहा चलो यार। तो आजाद बोले बेवकूफ बनाता है। ऐसे ही मतलब एक से एक नमूने थे। जो सुखदेव थे, सुखदेव को भुट्टो का शौक था, तो एक जेब में भुट्टे रख के घूमते थे, और कभी कभी गलती से पिस्तौल की जगह भुट्टे निकाल लेते थे। लड़के थे वो जो अपनी जान की बाजी लगाए खड़े थे। जो राजगुरु थे, उनको सोने की आदत थी, वो कहीं भी जाके सो जाए, उनको भी जाके डाके देखो, वो फला अंग्रेज जो अफसर है, अंग्रेज तो निकलने वाला है, उसको गोली मारनी है, तो यू बी द लुकआउट, तुम जाके देखो और हमें देना, इशारा करना, हम आके मार देंगे उसको। अब राजगुरु गए और सो गए।
वो बैठे हैं पेड़ के ऊपर, वहीं बैठे बैठे सो गए। अब यहाँ सारा ग्रुप वेट कर रहा है कि अब राजगुरु वहां है और हमें इशारा करे तो हम जाके मारे कम वक्त को, अंग्रेज को। नहीं, बाल बोला क्या हुआ राजगुरु? अरे यार वो नींद लग गई थी। ऐसे लड़के थे जान की बाजी लगाने वाले। वो जो ह्यूमर था वो पूरा जो उनका लाइफ था। तो अब वो लाना कैसे भगत सिंह को 1998 में, दैट वाज द डिवाइस। और मुझे भूतों पे यकीन नहीं है कि महात्मा गांधी का भूत आ गया, लगे रहो मुन्ना भाई में और मुन्ना भाई को बदल दिया। नहीं, ये भूत भूत मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। रियलिस्टिकली कैसे करना। तो फिर मैंने कहानी बोली कि एक सू करके लड़की आती है, अंग्रेज लड़की, क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो पुलिस अफसर थे हिंदुस्तान में जब भगत सिंह और उसके साथी अपना काम कर रहे थे, और उन्होंने अपनी एक डायरी छोड़ी है इन लड़कों के बारे में। तो वो लड़की आती है एक डाकू ड्रामा बनाने के लिए, यंग गन्स ऑफ इंडिया, नो यंग गन्स ऑफ 30s। अब लड़के हैं यंग इंडिया, सो कॉल्ड यंग इंडिया एट दैट टाइम, उनके लिए गोरी लड़की है, खूबसूरत है, तो पटाओ। तो लड़की को पटाने के लिए वो राजी हो जाते हैं कि हम रोल करने को तैयार। तो वो ऑडिशन देते हैं और वो रोल के लिए राजी हो जाते हैं। अब वहां पे एक और आइडिया जो बहुत पहले से मेरे दिमाग में था कि वो भी है कि एक फिल्म बनी थी संत तुकाराम, शांताराम ने बनाई थी 40s में। उसमें जो हीरो थे, एक्टर थे विष्णु पंत पगनीस, और वो हमेशा संतों का रोल किया करते थे। विष्णु पंत पगनीस, कबीरदास, संत तुलसीदास, सूरदास एंड तुकाराम, इस टाइप के। तो एक तो वो फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, सुपर हिट, मतलब पता नहीं गोल्डन जुबली, पता नहीं क्या क्या जुबली थी पूरे देश में, महाराष्ट्र में, हिंदी में, मराठी में बहुत बड़ी हिट थी शांताराम। बहुत इतनी बड़ी हिट थी कि लोगों ने, जो एक्टर थे विष्णु पंत पगनीस, उनको संत तुकाराम की तरह उनकी पूजा शुरू कर दी कि भाई उनके पास ले आते अपने बच्चे का नाम रखवाने के लिए, या किसी नई जोड़े की शादी हुई तो आशीर्वाद दिलाने ले आते। यहाँ तक तो बात ठीक था कि भाई लोग मानने लगे कि तुकाराम है। हमारे यहाँ भी जैसे रामायण होती है तो राम अरुण गोविल, तो पूरे देश में उनकी पूजा होती थी उस समय। तो यहाँ तक तो बात गनीमत थी। मुश्किल तब हुई सब जब विष्णु पंत पगनीस को खुद को यकीन हो गया कि वो तुकाराम है। खुद को मान लिया कि मैं तुकाराम हूं, ने घर छोड़ दिया, 20 बच्चे छोड़ दिए, जाके मंदिर में बैठ के उपदेश देने लगे, तुकाराम के अभंग गाने लगे वगैरह वगैरह। और तब उनको मानसिक चिकित्सा के लिए ले जाया गया। तो मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। बल्कि एक और एग्जाम्पल था कि जब मैं सौदागर लिख रहा था तो दिलीप साहब से अक्सर बात होती, बैठते थे साथ में। वो बताते कि ये फिल्म शूट कैसे हुई मुगले आजम के किस्से सुनाया करते थे। इसमें होता ये था कि जो अकबर का रोल कर रहे थे पृथ्वीराज कपूर, तो पूरे कॉस्ट्यूम और मेकअप में, अपना मेकअप रूप में बैठे रहते थे। शॉट रेडी है, नहीं आ रहे, क्या बात है सर, शॉट रेडी है, चलिए आपका शॉट रेडी है। वो कहते अकबर नहीं आया। तो जब तक अकबर उनके अंदर नहीं आएगा वो बाहर नहीं आएगा। एग्जैक्टली, सही है, सही। तो एक किस्सा ये हुआ कि सलीम जो है वो परेशान, गुस्सा आ गया सलीम को, दिलीप साहब को, बोले अकबर नहीं आया तो भाड़ में जाए, सलीम घर जा रहा है। दिलीप साहब गाड़ी उठाई और घर चले गए। ऐसे होते थे किस्से, मगर होता है अच्छे एक्टरों के साथ कभी है कि रोल जो है वो एक्टर पे काबू कर लेता है। तो वो मैंने डिवाइस इस्तेमाल की कि रोल करते करते कैसे लड़के में वो जो, और वो एक सिंपल जो घटना होती है कि उनका जो दोस्त है एयरफोर्स पायलट जो उड़ाता है MiG-21 और MiG-21 हो जाता है क्रैश, और सारा इल्जाम आता है ऑन द पायलट। और ये सच्ची हुआ था। उस वक्त की मीडिया आप देखें तो बाकायदा सरकार ने इल्जाम लगाया था वो एयरफोर्स के पायलट पे, जबकि खराबी थी वो इस हेलीकॉप्टर में MiG-21 में जो सेकंड माल था, और वो कैसे घूस खा के लिया गया था वगैरह, और बहुत लंबी कहानी है। जो कि अक्सर होता है सर, जो कि अक्सर होता है वो इन एवरी डिफेंस डील, यू नो इट। अब उसी को ठीक, ये जो सरकार उसी को ठीक करने के चक्कर में है जो पहले होता रहा था। तो उस वजह से अब ये लड़के जो हैं वो रोल उनको कब्जा कर लेते हैं। कोई भगत सिंह बन गया, कोई आजाद बन गया, कोई अशफाकुल्ला, कोई बिस्मिल, कोई सुखदेव, कोई राजगुरु। अब ये कि इसका बदला कैसे लिया जाए, इसका जवाब कैसे दिया जाए। वो लड़के थे, दे वर नॉट फिलोसोफर्स, वो कोई फिलोसोफर बुद्धिजीवी ऐसा कुछ नहीं थे, इंटेलेक्चुअल नहीं थे, लड़के थे हम।
कि क्योंकि जो दुश्मन है वो पूरा सिस्टम है, एक बंदा नहीं है, पूरा पूरा सिस्टम दुश्मन है। और जो मंत्री है उस सिस्टम का चेहरा है। जो जो आर्म्स डीलर है, जो ब्रोकर है, अनुपम खेर, उस सिस्टम का चेहरा है। वो लड़की बोलती है, जिसका वो लड़का था बॉयफ्रेंड जो मर गया, मार दो साले को, मार दो। लड़की फैसला करती है, लड़के नहीं। ये मैंने ये जानबूझ के रखा गया था कि लड़की जो है, स्त्री जो है, वो डिसाइड करते है कि लाड़े को मार दो। फिर लड़के जाके मंत्री को मार देते हैं, और एक लड़का जो है अपने बाप को मार देता है, अनुपम खेर को, जो लड़का था। और वो मेरा कहने का मतलब ये था कि देश हर रिश्ते से बड़ा होता है, देश बाप से बड़ा। और आज मैं देखता हूँ, मुझे ताज्जुब होता है, इतने सारे यंग पॉलिटिशियन हैं, उनको मालूम नहीं कि मेरा बाप चोर है। उनको पता नहीं है कि जो मेरा बाप जो नेता है, उन्होंने कैसे इतनी बड़ी संपत्ति बनाई है, कमाई है, कैसे कमाई है, उनको पता नहीं है। मैं उदाहरण दूं बिना नाम लिए, मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है बॉम्बे में, इंजीनियरिंग कॉलेज, और वो किसी एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री का है। उसमें हॉस्टल भी है, लड़के पढ़ते हैं, रहते भी हैं, और उसके टॉप फ्लोर पे मुख्यमंत्री के बेटे का पेंट हाउस है, जहाँ हर शनिवार को शराब की पार्टियां होती हैं। और ये विद्या मंदिर है, ये सरस्वती का मंदिर है। सरस्वती के मंदिर के टॉप फ्लोर पे उनके बेटे का पेंट हाउस है, जहाँ शराब की पार्टियां होती है, वीकेंड को ऐश होता है। आजकल तो खैर बंदी होगा, मगर होता साफ है। तो ये जो बेटे हैं, क्या उनको पता नहीं था कि मेरे बाप ने इस संपत्ति कहाँ से जमा की, इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा करने की, इतना सेटअप? तो मैं मानता हूं कि ये कसूर बाप से ज्यादा बेटे का है, अगर आपको एहसास है। और वही मैं कहना चाहता था उस सीन से, जहां वो जो लड़का है, वो जाके अनुपम के बाप को गोली मार देता, अब तब वो बाप को गले लगाता और मार देता है। क्योंकि देश बाप से बड़ा है, देश हर रिश्ते से बड़ा है। और वो एक देशभक्ति का जो कल्पना मेरे दिमाग में है, मेरी व्यक्तिगत है वो। अब लोग राजी हो या ना हो अलग बात है, बहुत से लोग शायद राजी ना हो, क्योंकि फिल्म रिलीज होने के बाद जहाँ में जाता है किसी सेमिनार में गई, यही सवाल पूछता है, क्या ये हिंसा जरूरी थी, ये वायलेंस जरूरी था, इसको मारना उसको मारना? भाई और भी रास्ते थे। मैंने कहा नहीं, अगर आप भगत सिंह हैं तो आप मरेंगे, पक्का है, पक्का है। सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, चाहे सरकार कोई भी हो, अंग्रेजी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, आपको छोड़ेगी नहीं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही, करीब 3-4 साल पहले, शैलेंद्र का बेटा जो है, बबलू श्रीवास्तव, धीरज श्रीवास्तव असली नाम है, बबलू प्यार से कहते हैं, वो मेरे पास आया अपने फादर की डायरी लेके, गीतों की डायरी, जिसमें उसके फादर गीत लिखा करते थे, शैलेंद्र जी। और वो अमर गीत जो सुन के हम बड़े हुए हैं। मैं तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हाथ नहीं धोए 3 दिन तक, वो डायरी छूने के बाद। मैंने कहा यार, जिन उंगलियों ने शैलेंद्र के लफ्जों को छुआ है, उनको धो के उनकी तौहीन नहीं करूंगा। 3 दिन तक मैं दाहिने हाथ से खाना नहीं खाया, बाएं हाथ से खाता था। तो उसमें एक कविता थी उनकी, शैलेंद्र की, कुछ जो नॉन फिल्मी कविताएं, जो नॉन फिल्मी कविताएं होती है ना, जो इस्तेमाल नहीं हुई फिल्मों में, मगर उन्होंने लिखी एज ए पोएट। और एक लाइन बड़ी कमाल की लाइन थी। लाइन ये है कि भगत सिंह इस बार लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। मैंने कहा यार बबलू, तेरे फादर ने मेरी कहानी चोरी कर ली आज से 50 साल पहले। सही बात है, बताइए 50 साल पहले बहुत। हाँ, मगर क्या विजन था। मैंने कहा देखो, इत्तेफाक देखो कि कहीं ना कहीं मैं और शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। मुझे उस लाइनों का पता नहीं था जो मुझे अभी हाल में पढ़ने को मिली। मैंने कहा कमाल है, कहीं ना कहीं मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। कोई एक लेवल है, कोई एक तरह है, जहाँ पे जितने लोग हैं क्रिएटिव, सेंसिटिव, वो उस तल पे अक्सर उनकी मुलाकात हो जाती है। एक विचार जो है एक दूसरे में संक्रमित हो जाता है, हो सकता है। तो ये बात हुई। उसके बाद तो जैसा आप जानते हैं कि वो फिल्म बहुत कामयाब हुई वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये था। और एक्चुअली इसके पीछे मेरा 50 साल पुराना गुस्सा भी था, जो मैं सच में शेयर करना चाहूंगा। दिखता है सर। हुआ है कि 1956 में मैं स्टूडेंट था जबलपुर में, हितकानी महाविद्यालय में पढ़ता था।
अच्छा। मेरे ख्याल में 6वीं में था, 6वीं में पढ़ता था। उन्हीं दोनों जो नेहरू थे, जो हमारे लिए चाचा नेहरू थे। और अच्छा। आज किसी को अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि भाई ये चाचा नेहरू मतलब क्या था हम बच्चों के लिए। सही बात। हमारे लिए भगवान से ज्यादा थे चाचा नेहरू। मतलब हाउ कैन यू गो रॉन्ग। तो वो चाचा नेहरू जो है आए थे जबलपुर, उन्होंने भाषण वाचन दिया, अखबार में अखबार में हेडलाइन छपी, नेहरू ने कहा कि इस देश में जो भी भ्रष्ट पाया जाएगा वो नजदीक के टेलीफोन खंभे से लटका दिया जाएगा। हम तो बच्चे, हमने तो मान लिया अरे अब तो आज बोल दिया चाचा नेहरू ने, कल से शुरू हो जाएगा। अगले दिन हम स्कूल के लिए निकले, एक हमारा ग्रुप था, रोज स्कूल साथ जाते थे, ऐसा अभी भी होता है। तो हम आपस में लगे शर्तें लगाने की, देखना वो फला खंबे से फला लटकेगा, क्योंकि हमको पता था कौन भ्रष्ट है हमारे शहर में, सबको पता है कौन भ्रष्ट है, ये कहीं कोई किसी कोई शक की बात नहीं। इस मुल्क में आज भी सबको मालूम है कौन कौन नेता भ्रष्ट है और क्या है। सही बात। तो हमें भी पता था हमारे शहर में कौन भ्रष्ट है। तो वो लगी शर्तें लगने की, भाई ये जो खंबा है ना, श्याम टाकीज के सामने वाले जो खंबा है, उससे वो फला जो लड़का आदमी है वो यहाँ लटकने वाला है, वो घंटा घर के सामने जो खंबा है उससे वो लटकने वाला है, वो फला जगह जो खंबा वहां से वो लटकने वाला है। आपस में एक एक आने की शर्तें लग गई। उन्हें एक आना बहुत बड़ी बात होती थी, आधा आना, एक आना। हम जब लौटे शाम को, सारे खंबे खाली थे, सारे टेलीफोन के खंबे खाली थे। और उसके 50 साल बाद क्या आज तक वो टेलीफोन के खंबे खाली हैं, कोई नहीं लटका। यहाँ तक कि जो टेलीफोन के खंबे फाइबर ऑप्टिक्स में बदल के जमीन के अंदर चले गए, मगर आज तक एक भी भ्रष्ट इस मुल्क में खंबे से नहीं लटका। तो मैंने कहा मैं अपनी फिल्म में कम से कम एक को तो लटकाऊंगा। सही है। तो मैंने ये मेरा अपना इंसाफ है, एक लेखक का इंसाफ है। सही है। अब मुझे पता नहीं कि लीगली वो कितना सही है गलत है, वो कानूनी रूप से गलत है कि सही है, अपने हाथ में वो अपना देश का कानून अपने हाथ में लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। मगर एक व्यक्ति के तौर पे एक बच्चा जिसका दिल टूट गया 1956 में, जो एक तरह से निराश हो गया और जिसका विश्वास खत्म हो गया अपने नेताओं से, वो बच्चा क्या करेगा अगर वो लेखक बनता है। तो दिल टूटा 1956 में, उसकी आवाज जाके 1998 में उसका असर दिखा कि वो मैंने उस मंत्री को मरवाया। कम से कम मैंने कहा एक तो वादा पूरा करूं नेहरू का तो मैंने एक तरह से नेहरू का वादा पूरा किया कि मैंने कम से कम एक को मरवा दिया गोली से कि चलो ये भ्रष्ट है, इसको तो मरना ही चाहिए। और एक लड़का जो अपने बाप को मार देता है। तो ये जो चीजें एक लेखक की पूरी प्रक्रिया होती है कि आपको पता नहीं होता ये कौन सा बीज कहाँ पड़ा था और वो कब वो वृक्ष बनेगा। तो जो 1956 में जो बीज पड़ा था वो जाके 1998 के आसपास वो वृक्ष बना। तो ये कहानी है जो आपने पूछा रंग दे बसंती का। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैंने रंग दे बसंती को देखा तो मैंने एक किताब, जब मैं ग्रेजुएशन में था, ये बात 2003 की है, जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी 18 शताब्दी क्रांति बिपिन चंद्रा की। उसको जब मैंने पढ़ा तो मैं रो दिया उस किताब को पढ़ के, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी महंगी आजादी है हमारी और ये हो क्या रहा है सिस्टम के अंदर, ये देश में हो क्या रहा है। बिल्कुल। उसके बाद जब मैंने रंग दे बसंती देखी, उसके बाद वो सेम मुझे रिकॉल हो गया वो वाकया मुझे, कहाँ वो किताब पढ़ के जो उसमें कैरेक्टर थे, एक टाइम मतलब मुझे लगता है कि हर नौजवान के अंदर भगत सिंह जिंदा हैं, कहीं ना कहीं वो आते हैं। वो अलग बात है कि इतनी जिम्मेदारियां या आज का दौर ऐसा है कि भूल जाओ, चलो चलते हैं इसी राह जैसा चल रहा है जिंदगी में चलने दो। तो वो सब था, तो बहुत अच्छी उसका असर भी हुआ। जैसे आपने कहा ना, हम अभी इनवाइट किया गया, एक IIT की इंस्टीट्यूट है, उसने इनवाइट किया हमारी फिल्म को देखने के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, एज फॉर ए ट्रायल शो, जस्ट फॉर ए स्क्रीनिंग शो। के बाद 7 लड़कों ने, जिनके पासपोर्ट पे H1B वीसा लग चुका था, जिनको बड़ी नौकरियां मिलने वाली थी अमेरिका में जाके, जो सिर्फ इंतजार कर रहे थे जाने का, वीसा लग गया था पासपोर्ट, उन्होंने अपने वीसा वाला पेज फाड़ दिया। अपने पासपोर्ट से उस लड़कों ने वीसा वाला पेज फाड़ दिया। ये असर हुआ रंग दे बसंती। बिल्कुल हुआ सर। उसके बाद बल्कि मैंने एक और लिखी कहानी, हम अमेरिका नहीं जाएंगे वो कहानी अभी तक इंतजार कर रही है, मगर वो कहानी लिखी मैंने कि ये जो भूत है अमेरिका जाने का हर लड़कों के दिल में,
अब सारा सब कुछ ये मुल्क करता है उनके लिए, जी, शिक्षा हो, दीक्षा हो, परवरिश हो, जो भी हो, संस्कार हो, ये सब मुल्क देता है और उसका लाभ अमेरिका को मिलता है। क्यों? क्यों? ये मुद्दा था और इस पे मैंने लिखा था, हम अमेरिका नहीं जाएंगे। हालांकि अब कोई हिम्मतवर आए तो उस पर भी फिल्म कोशिश बने, मगर है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि दुआ करें। हमारी जो सारी हैं विशेष हैं प्रतिभाएं, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, स्पेस साइंटिस्ट हो, तो मतलब दुनिया में हर जगह आप देखिए लगभग हर बड़ी कंपनी का मालिक एक इंडियन है। जी, वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, जो भी हो, अमेजन हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो पेप्सी हो, फला हो, टाटा, वी आर रूलिंग द वर्ल्ड लिटरली। तो मौका है कि ठीक है भाई तुम करो, मगर उसका फायदा हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। वो तुम्हारा जो भी, क्योंकि यू ओ इट टू योर कंट्री। इट इज फाइन, यस यू नीड टू हैव ए गुड जॉब, ए डिसेंट लाइफ, फाइन, वो तुम्हारा हक है, तुमने ले लिया, ठीक है, मगर बाकी का क्या, देश का क्या? तो उस मामले में बहुत ही मतलब एक, शायद मैं उस पीढ़ी से आता हूँ जो बहुत सेंटिमेंटल थी देशभक्ति के बारे में। अब पता नहीं आजकल क्या स्थिति है लड़कों लड़कियों की, पर हमारी पीढ़ी बहुत ही सेंटिमेंटल थी देश के बारे में। और जहां तक देशभक्ति का सवाल है, हम जो 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 इमोशन, जो जज्बा लेके बड़े हुए हैं, आज वो दिखाई नहीं पड़ता। और वही हाल था 1998 में लड़के लड़कियों का, यंग इंडिया का। तो मेरी एक कोशिश थी कि चलो उस उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए उस जज्बे को। और मुझे खुशी है कि लोगों ने पसंद तो किया जरूर, कि हमारी लाइन थी, ए जनरेशन अवेकन्स, फिल्म के लिए, जो प्रमोशन के लिए। तो है, एक लेखक का उत्तरदायित्व तो होता है कि आपको अगर कुछ मिला है तो उसके बदले में आपने क्या दिया है। सवाल इतना ही नहीं है कि आपने उससे रोजी रोटी कमाई, अपना परिवार का पालन पोषण किया, आपने समाज को क्या दिया, आपने देश को क्या दिया। ये मेरे लिए बड़ा है। सिर्फ ब्लॉकबस्टर बनाना ही या 100 करोड़ के अंदर आना ही आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा उसमें कोई विश्वास नहीं है। अब एक तो उसमें फिगर कितनी सच्ची है, झूठ है, नो वन नोज एक्चुअली कितना किया। अगर ये सोचिए कि हम हर साल करीब 2000 फिल्में बनाते हैं, उसमें से सिर्फ 3 या 4 फिल्में हिट होती हैं या पैसा वसूल करती हैं। बाकी फिल्में क्या, बाकी 1996 फिल्में जो है उनका क्या, उनको कौन बनाता है, उनको क्यों बनाता है? क्योंकि एक घटिया फिल्म में भी उतना ही खर्चा लगता है जितना एक अच्छी फिल्म बनाने में, और फिर भी लोग फ्लॉप फिल्म क्यों बनाते हैं, उसका जवाब कौन देगा? तो ये जो 100 करोड़ फिल्में हैं कमाने वाली, इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, चलो कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट ही सही, चाहे फिल्म में कोई सब्सटेंस हो या ना हो, थोड़ा चीप एंटरटेनमेंट तो है, पॉपकॉर्न तो है, 2 घंटे का टाइम पास तो है। मेरा वो मकसद बिल्कुल नहीं। मैंने कहा वो अपने फन के साथ गद्दारी है, वो आपके फन के साथ गद्दारी है। अगर आप फिल्म सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि 2 घंटे का टाइम पास हो, लोगों का एंटरटेनमेंट हो, 2 घंटे लोग अपना गम भूल जाए, वो आपका अपने फन के साथ वो गद्दारी है। क्योंकि आपका फन इतनी शक्ति आपको मिली है कि अरबों अरबों लोग आपका काम देखेंगे और उससे इंस्पायर होंगे। जैसे हम इंस्पायर हुए राज कपूर को देख के, गुरुदत्त को देख के, बिमल राय को, महबूब खान को, शांताराम को, एक पूरी पीढ़ी थी मेकर्स की, विजय आनंद को, उनका काम देख के हम इंस्पायर हुए। तो एक जिम्मेदारी है कि एक, अगर आप फिल्म लेखक है, साहित्यकार की बात अलग है, क्योंकि किताबें छपती हैं, कितने लोग किताबें पढ़ेंगे, जाहिर है कोई एजुकेटेड है तो थोड़ा सा अच्छे लोग ही होंगे, पढ़े लिखे हैं तो पढ़ते। मगर फिल्म जो है, जो एजुकेटेड लोगों का माध्यम नहीं है, वो उनका भी है जो बिल्कुल अशिक्षित है, अनपढ़ है, उनके लिए भी है। मगर उनको भी तो है, जरूरत है। भरत मुनि ने जो लिखा नाट्य शास्त्र, उनके बारे में एक कथा है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बता दो। जी हुआ ये कि जब ये चारों वेद लिखे गए, साम वेद, ऋग्वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो जो ब्रह्मा जी हैं, कहानी है, मैं मानता हूँ कहानी बड़ी खूबसूरत है। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि यार ये जो वेद हैं, ये तो सिर्फ जो एलीट है उनके लिए है, जो स्कॉलर हैं, जो विद्वान है, पंडित हैं, आम आदमी का क्या? व्हाट अबाउट कॉमन मैन?
आम आदमी कहाँ से अपने जीवन जीने की आर्ट या फन सीखेगा, उसको कहाँ से सबक मिलेगा, उसको अंतर्दृष्टि कहाँ से मिलेगी, अपनी समस्याओं के लिए उसको कहाँ से हल मिलेगा। आम आदमी का क्या, तो उन्होंने घोषणा की कि भाई कुछ करो, भाई आम आदमी के लिए कुछ करो। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा और कहानी ये कहती है कि ब्रह्मा इतने खुश हुए, और ये नाट्य शास्त्र जो है ये दुनिया की पहली किताब है जो स्टोरी टेलिंग, जिसे आप कहते हैं थिएटर हो या सिनेमा हो, जो बेसिक स्टोरी टेलिंग जो है उसका जो व्याकरण है वो किताब उसको उसको वो उसको भारत में उसने उसको फॉर्मुलेट किया हुआ है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो उसमें इतने कहानी ये कहते हैं कि इतने खुश हुए ब्रह्मा जी, एक श्लोक है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनका ये आशीर्वाद, उन्होंने आशीर्वाद दिया भरत मुनि को कि भरत तूने इतना बड़ा काम किया यार, तो मैं आम आदमी के लिए दरवाजे खोल दिए उनके लिए कि आज से तेरे नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष रहेगा। तेरे नाम पे इस देश का नाम, उसका नाम भरत था, तो भरत का जो देश है वो भारतवर्ष है जहाँ भरत रहता है। तो ये कहानी है उस किताब में ही। अब कहानी सच्ची हो झूठी सवाल वो नहीं है, जो सिंबॉलिक मीनिंग, वी आर द नेशन ऑफ एंटरटेनर्स, हम भरत मुनि की संतान हैं, हम उनके बाल बच्चे हैं। जो वाल्मीकि ने किया, जो गोस्वामी तुलसीदास ने किया, जो और लोगों ने किया, हम वही काम कर रहे हैं। हम अपने समय के वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ने अपनी रामायण लिखी, ये गोस्वामी ने अपनी रामायण लिखी, हमें अपनी कहानियां लिखनी है और वो हमारी जिम्मेदारी है। और कहानियां किस लिए हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो आशीर्वाद दिया था, तेरे नाम पे भरत, इस देश का नाम भारतवर्ष होगा। मनुना सुप्रकाशितम, जलितम भारतीय वर्षे मनुना सुप्रकाशितम, ऐसा कुछ श्लोक है उनका। आज से ये जो है ये देश, इसका नाम भारतवर्ष रखा जाए। तो ये जिम्मेदारी है ये, और इसका एहसास बड़ा जरूरी है एक लेखक के तौर पे, खासतौर से जो एक फिल्म लेखक है जो ऐसे माध्यम से जुड़ा है, जिस माध्यम की जो जो दर्शक वर्ग हैं वो उनका कोई सीमा नहीं है। हिंदुस्तान के बाहर कई देशों में कोई भी देख सकता है। तो आज एक तरह से सारी दुनिया आपका ऑडियंस है, सारी दुनिया आपका दर्शक, आपकी दर्शक। तो वो है कि वो एहसास जो है हमें वहां से आता है कि हम भरत मुनि की संतान है, तो हम यह ना भूलें कि ब्रह्मा ने क्या जिम्मेदारी हमको सौंप के गए। सर आपने फिल्म मेकिंग की बात की, आपने स्क्रिप्ट कि आप एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, तो मैं एक चीज यहाँ जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमें बताइए कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है और एक कंप्लीट प्रोसेस के अंदर उसका कितना अहम रोल होता है। पहली बात, जब मैं तो बहुत बाद में आया फिल्मों में, पहले मैं विज्ञापन व्यवसाय में था। तो जब मेरी पहली फिल्म हिट हुई जलवा, तो जो मेरा पहला इंटरव्यू था मीडिया में, किसी मैगजीन में किसी ने लिया, तो मैं शायद पहला लेखक था यहाँ इंडियन सिनेमा में या बॉलीवुड में कह लें जिसने स्टेटमेंट दिया कि जो फिल्म लेखक है वो फिल्म का पहला स्टार होता है, क्योंकि लेखक के फिल्म के पहले फिल्म सिर्फ कोरा कागज होती है जिसे भरना सिर्फ लेखक जानता है। ना एक्टर कर सकता है, ना डायरेक्टर कर सकता है, ना प्रोड्यूसर कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। उस पूरे एक कागज को भरना सिर्फ लेखक को आता है, इसलिए वो फिल्म का पहला स्टार है। अब ये और बात है कि आजकल जो एक्टर हैं उनको, आजकल क्या हमेशा से भाव ज्यादा था, और एक्टर जो है, जो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि अगर इंडस्ट्री का ग्रुप फोटो लिया जाए तो आखिरी लाइन में दाएं से तीसरा खड़ा होगा लेखक के साथ, और फ्रंट रो में वो लड़की खड़ी होगी जिसकी मात्र योग्यता ये है वो बहुत कम कपड़े पहनती है। सही है, बिल्कुल सही। वो स्टार है, सही बात। लेखक स्टार नहीं है जिसने इतना जख मार के पूरा काम, सही बात, एक कहानी को उतारा पेपर पे। अब ये है कि जो फिल्मों का लेखन है वो साहित्य से बहुत अलग है, और उसकी वजह है कि जो माध्यम है, साहित्य का माध्यम ये है कि भाई किताब जो पढ़ सकता है वही पढ़ेगा ना, सब तो नहीं पढ़ सकते। फिल्म के साथ वो बात नहीं है, फिल्म के साथ पूरी दुनिया हो कि दर्शक अनपढ़ भी है, कोई भी है। तो जो फिल्म की कहानी है और जो फिल्म के लिखा जाता है, क्योंकि हमें कहानियां क्यों चाहिए, क्योंकि अभी चूंकि लॉकडाउन है तो मैं ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप ले रहा हूँ।
जी जी। ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप आजकल ले रहा हूँ मैं। अभी 2 बैच हो चुके हैं, अभी चौथा बैच मंडे से शुरू होगा, इसी मंडे से। जी तो उसमें जो मेरा पहला लेक्चर ये है कि हमें कहानियां क्यों चाहिए यार, हमें कहानियां क्यों चाहिए? क्योंकि क्या हम कहानी के बिना जी नहीं सकते? अब जो है कि रोटी कपड़ा मकान है, एक पति या पत्नी है, बस, और क्या चाहिए आपको? जी। कहानी आपको क्यों चाहिए भाई? कहानी की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम कहानियों के इतने दीवाने क्यों, इतनी भूख क्यों है? पूरी दुनिया में इस वक्त भी हजारों कहानियां लिखी जा रही, लाखों कहानियां, फिल्में, टेलीविजन, किताबें, उपन्यास, नाटक, सब कुछ लिखा जा रहा है। ये भूख क्यों है? तो मैं थोड़ा सा इसमें रोशनी डाल दूं, क्योंकि वो मेरी अंतर्दृष्टि है। मैं लिखता हूँ उसकी वो इसकी वजह है। और वो ये भी डिफाइन करते हैं कि हम फिल्में हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, फिल्म की कहानियां क्यों इतनी जरूरी है हमारे लिए। वो है कि स्पेन में अल्टामीरा करके गुफाएं हैं, स्पेन में, उनमें जो भित्ति चित्र मिले हैं आदि मानव के बनाए हुए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है या सोशियोलॉजिस्ट है, वो बड़ी अजीब उलझन में थे। क्योंकि एक तो जो भित्ति चित्र है उसमें सब, जैसे जो हाथ पैर हैं वो हैं चार चार, आदमी के 4 हाथ 4 पैर। अगर कोई जानवर है तो जानवर के 8 पैर। और अक्सर वो सीक्वेंस था शिकार का, कि भाई कुछ आदि मानव शिकार को निकले हैं, जी 5-6, और सामने जंगली भैंसा खड़ा है बहुत बड़ा, उनसे 10 गुना बड़ा। अब वो उसका सामना कैसे करेंगे? वो तो बहुत ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है। अगला पिक्चर, ये ड्राइंग ये है कि उन्होंने जंगली भैंसों को घेर लिया है। उसके बाद की ड्राइंग ये है कि भैंसों जंगली भैंसे ने 2-4 को मार दिया है, 2-4 शहीद हो गए हैं आदि मानव। आखिरी ड्राइंग ये है कि आदि मानव ने जंगली भैंसों को मार के उस पर खड़े हैं। खैर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो उस गुफा में लोगों को मिला कि भाई एक तो ये कि मल्टीपल लिम्स हैं, दूसरा ये कि उसकी दीवारों पे धुएं के निशान है। जैसे आदि मानव रात को मशालों की रोशनी में वो तस्वीरें देखता था। तो उसमें कुछ अजीब से लोगों ने निकाले हैं निष्कर्ष की, ऐसा लगता है कि रात को जो आदि मानव अपने परिवार के साथ, समूह के साथ बैठ के मशालों की कांपती हुई रोशनी में ये तस्वीरें देखता था। और चूंकि मल्टीपल लेग्स थे, मल्टीपल आर्म्स थे, तो मशालों की कांपती हुई रोशनी में वो कांपते हुए लगते थे, एनिमेटेड। वो शायद पहली एनिमेटेड एनिमेशन फिल्म थी, और एग्जैक्टली। इसलिए देखते थे क्योंकि रात को ये तस्वीरें देख के अपने अंदर हिम्मत पैदा करते थे कि कल सुबह जंगली भैंसे पे काबू कर लेंगे, मार लेंगे। सही है। वो गुफा पहला सिनेमा थिएटर थी, और आज भी हम वही कहानी कह रहे हैं। वो जंगली भैंसे का रूप अलग होता है। सही कभी बात। somebody कोई या तो कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, या किसी की मौत हो गई, या किसी ने हमला कर दिया, भूकंप आ गया, जलजला आ गया, ज्वालामुखी फट पड़ा, जंगली भैंसे के रूप बदल गए हैं। मगर जो उसकी उस गुफा में बैठ के वो देखने की जरूरत, वो ये अब भी वही है कि हम फिल्म के अंदर सिनेमा घर के अंधेरे में बैठ के एक पूरे बड़े समूह के साथ एक हिम्मत लेते, होप लेते हैं। क्योंकि जो जिंदगी हम देखते हैं, रियल लाइफ जो हम कहते हैं, वो जिंदगी बड़ी अनसर्टेन है, और कभी कभी बड़ी नाइंसाफी की लगती है कि यार क्या मजाक है यार, जिंदगी में जो बुरा आदमी है वो जीत रहा है, सही और बात। जो अच्छा आदमी है वो हार रहा है। तो हम क्यों जिंदा रहें? एक सवाल उठता है कि जब जिंदगी इतनी अनफेयर है तो हम क्यों जिंदा रहें? जब हमें मालूम है, बल्कि मेरा एक लाइन का डायलॉग था अक्स में अमिताभ बच्चन का, कि यार अपने बच्चों को अच्छा बना के हम कहीं उनके साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब वो बड़े होंगे और दुनिया का सामना करने निकलेंगे, वो देखेंगे कि अच्छा आदमी हार रहा है, बुरा आदमी जीत रहा है, उनको लगेगा कि हमने उनको बेवकूफ बनाया, सही हमने बात। उनको सही संस्कार नहीं दिए, सही शिक्षा नहीं दी। तो जिंदगी ऐसी है कि बड़ी अनसर्टेन, अनफेयर, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कभी भी कुछ भी होता है। फिल्म में कम से कम ये होता है कि अच्छा आदमी जीतता है, संघर्ष के बाद जीतता है, मगर जीतता है। बुरे आदमी को सजा मिलती है, मिलती है। सही। चाहे पहले कितना भी कामयाब हो। तो कम से कम फिल्म के अंदर एक इंसाफ है, और फिल्में हमें उम्मीद देती हैं, होप देती है कि ऐसा हम हिम्मत करो, इंसाफ होगा तुम्हारे साथ भी।
तो जो हमारी फोक टेल्स है, लोक कथाओं में आखिरी लाइन ये होती थी कि जैसे उनके दिन फिरे हमारे भी फिरे। तो जब हम बिल्कुल। फिल्म देखते हैं तो यही मैसेज होता है कि जैसे उस हीरो या हीरोइन के दिन फिरे, कि वो अच्छे थे मगर कामयाब नहीं थे, फाइनली वो कामयाब हुए, तो हम भी एक दिन, हमारे भी दिन फिरेंगे, हम ही कामयाब होंगे। और दूसरी जो एक वजह है कि फिल्म में कम से कम जो भी होता है उसका लॉजिक होता है। जो भी हो रहा है क्योंकि कुछ पहले कुछ हो चुका है, उसका परिणाम है, और अब जो हो रहा है उसी का अंजाम आगे होने वाला है। एक लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट जिसे कहते हैं, वो पूरा हमको फिल्म में रखना पड़ता है, उसके बिना कहानी बनती नहीं। जिंदगी में वो बात नहीं दिखाई पड़ती कि यार मैं तो इतना मेहनती हूँ, काम कर रहा हूँ, ईमानदार हूँ, फिर भी मेरे साथ ये इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही, वजह क्या है। अब लोग अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, कुछ लोग, कि भाई कुछ पाप किया होंगे पिछले जन्म में, उसी का फल भोग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या जो बहुत पैसे वाला है, उसने कुछ अच्छा किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए मजे कर रहा है। ये सही है। बिल्कुल बेवकूफी की बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं पूछता हूँ ना कि यार जो पहला आदमी पैदा हुआ, वो क्यों पैदा हुआ? उसने पीछे जब कोई, उसके पीछे कोई जन्म था ही नहीं, नहीं, सही है। तो वो क्यों पैदा हुआ? किस काम की सजा पाने के लिए या इनाम पाने के लिए वो पैदा हुआ, बताओ। नहीं, ये कोई वजह है, सिर्फ कंसोलेशन है, ये सिर्फ सांत्वना है। ये सत्य नहीं है, सांत्वनाएं हैं। पिछले जन्म से कुछ लेना देना नहीं है कि आपने क्या पाप किया तो उसका फल भोग रहे हैं। फल वल सब बेकार की बात है, वो अपने आप को सिर्फ एक संतोष, सांत्वना देने की बात। तो फिल्म जो है कम से कम इस मामले में बड़ी क्लियर है कि कोई उसका वो सब वो घटनाओं पे आधारित है। कुछ हो रहा है क्योंकि पहले कुछ हो चुका है कहानी में। हो सकता है फिल्म शुरू होने के पहले ही हो चुका हो, जी। किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, कुछ हो गया, किसी ने किसी को गुलाम बना दिया, अब उसका अंजाम तो भोगना पड़ेगा। और अब जो हो रहा है उसका आगे उसका लॉजिक है। तो फिल्मों का जो व्याकरण है साहित्य से बहुत अलग है, कि इसमें कुछ होता है क्योंकि कुछ हो चुका है और कुछ आगे होने वाला है। दूसरा ये है कि फिल्में हमें होप देती है कि नहीं, फिक्र मत करो, अंततः जो है अच्छा आदमी ही जीतेगा। इसीलिए जो फिल्मों का व्याकरण है, कि जो जो मेरा एक फॉर्मूला है कि भाई हर कहानी जो है उसको, ये 4 सवालों का जवाब, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। हालांकि जो मेरी वर्कशॉप का हफ्ते भर की है, 1 वीक की वर्कशॉप है, तो काफी डिटेल में मैं लेता हूँ वो। पर जो बेसिक ये है कि हर कहानी जो है अगर वो फिल्म के लिए है, उसको 4 सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी होता है। और उसमें एक सवाल का भी जवाब नहीं है तो कहानी, वो पूरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में इसीलिए फ्लॉप हुई है, जिसमें बड़े स्टार थे, बड़ा खर्चा हुआ था, इस पर नाम नहीं लूंगा मैं, मगर हम जानते हैं वो किस लिए फ्लॉप हुई। समझ में आती है। वो 4 सवाल ये है कि हु, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हु यानी किसकी कहानी है, मुख्य किरदार कौन है। व्हाट मतलब उसको क्या चाहिए, उसका गोल क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसकी डिजायर क्या है, उसकी एम्बिशन क्या है, उसके जीवन में उसको किस चीज की खोज है, क्या चाहिए उसे। व्हाट। वाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कि वाई यानी स्टेक, जिसे कहते हैं कि अगर वो उसको उसका हासिल नहीं मिला तो उसका क्या नुकसान होने वाला है। वो जो मुख्य पात्र है उसको क्या नुकसान होने वाला है अगर उसको उसका हासिल नहीं मिला। वाई एंड हाउ इज द प्लॉट, वो उसको कैसे हासिल करने वाला है। तो हर कहानी की जिम्मेदारी है कि वो इन 4 सवालों के जवाब दे, अगर वो कहानी फिल्म के लिए लिखी गई है। उसके बाद कहानी के बाद फिर आगे स्टेप्स होते हैं। कहानी के बाद हम उसको एक वो आउटलाइन लिखनी पड़ती है। आउटलाइन मतलब कि हर सीन जो है एक 2-2 लाइन में हर सीन डिस्क्राइब करना पड़ता है। हर सीन, आमतौर पे एक फिल्म में करीब 62 to 65 सीन होते हैं लगभग। तो हर सीन जो है 2-2, 3-3 लाइन में डिस्क्राइब करना पड़ता है कि सीन में ये हो रहा है। उसके बाद फिर वो स्क्रीन प्ले का लेवल का काम आता है, कि जो एक खास फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, कि उसमें एक खास फॉन्ट, खास टाइप फेस की खास साइज और खास ढंग से पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्सली वही एक्सेप्टेड है। तो इसलिए है क्योंकि अगर स्क्रीन पे सही फॉर्मेट में लिखा जाए तो उसमें ये होता है कि एक पेज जो उसका है, एक पेज जो स्क्रीन प्ले का है, वो स्क्रीन पर 1 मिनट का सीन के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। तो अगर 120 पेज का स्क्रीन प्ले है तो फिल्म 2 घंटे की होगी। एक फॉर्मूला है, तय है। तो चाहे हिंदुस्तान हो या हॉलीवुड हो या कोई भी देश हो, वो इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि स्क्रीन प्ले इस फॉर्मेट में ही लिया जाना चाहिए। ऐसे किसी और फॉर्मेट में वो एक्सेप्ट नहीं होगा।
कोई उसको स्वीकार नहीं करे। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो थोड़ी बहुत टेक्निकल है, मगर जी जी जो फिल्म लेखन है वो साहित्य बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप लेखक हैं, आप लिखना तो आना ही चाहिए, आपको आपकी अपनी जो भाषा है उस पर अधिकार तो होना ही चाहिए, मगर ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर जैसा है, नॉट लाइक लिटरेचर बट आर्किटेक्चर। कि भाई अगर जैसे आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं एक बिल्डिंग के लिए, जी तो स्क्रीन पे जो है ब्लूप्रिंट होता है, जिसके आधार पे बिल्डिंग खड़ी होती है कि भाई बुनियाद कैसी होगी, खिड़कियां दरवाजे कहाँ होंगे, छत कैसी होगी, फ्लोर कैसा होगा, और ऊपरी मंजिलें कैसी बनेगी, ये उस ब्लूप्रिंट में होता है। जी ये स्क्रीन प्ले में होता है कि हर एक के लिए स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन होता है कि भाई जो आर्ट डायरेक्टर है, भाई कितने सेट हैं, आउटडोर हैं कि इंडोर हैं, या जो संगीतकार है कि कहाँ पे कैसा म्यूजिक लगेगा, जी या साउंड रिकॉर्डिस्ट है कि भाई कौन कौन से साउंड इफेक्ट लगेंगे, जो भी है। एक्टर के लिए उसमें सूचना होती है, भाई एक्टर को एक सीन कैसे करना है, डायलॉग कैसे बोलना है, वगैरह वगैरह। तो स्क्रीन पे जो है कि इंफॉर्मेशन सोर्स है सबके लिए, उसके बिना कोई फिल्म बन नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि फिल्म लेखक जो है फिल्म का पहला स्टार होता है, उसके पहले हर फिल्म सिर्फ कोरा कागज होती है, जिसे भरना सिर्फ लेखक को आता है। मगर अफसोस ये है कि हमारी इंडस्ट्री में इस ये जो वक्तव्य है, इसकी कीमत अहमियत नहीं मालूम। अभी भी जो एक्टर है वही बड़ा स्टार है, जो लेखक है वो कहीं, मैंने कहा ना, वो ग्रुप फोटो में आखिरी लाइन में दाएं से तीसरा खड़ा है। तो ये होता थोड़ा है ये। थोड़ा सा दौर सर चेंज हुआ है, आज लेखक को लेके, आज राइटर को हाँ, लेके। हाँ जी, पहले बोलिए, सॉरी। पहले के अगर देखा जाए तो आज के दौर में थोड़ा सा कुछ चेंजेस आए हैं, आज थोड़ा सा स्क्रीन राइटर या हाँ, लेखक को अब थोड़ा अब सा। थोड़ा ये है कि अभी आप देखें कि हर एक्टर जो है, अधिकतर जो एक्टर जो हैं, उनकी मर्सिडीज में आपको 2-4 स्क्रिप्टें हार्ड कॉपी पड़ी मिल जाएंगी। अब वो एग्जैक्टली सच में उनको देख के उनको वो पढ़ते पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते अलग बात है, सही और बात दिखा देखो इतनी स्क्रिप्टें पढ़ रहा हूँ मैं, इस स्क्रिप्ट। तो थोड़ी बहुत इज्जत तो बढ़ी है कि भाई लोगों को लगने लगा कि नहीं यार, अभी आप ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बना सकते। अब तो आपको ऐसी फिल्म बनानी पड़ेगी जो अच्छी लिखी गई। इसीलिए हाल ही में अच्छी लिखी फिल्में ही हिट हुई हैं, चाहे वो छोटी फिल्म हो, चाहे वो बर्फी हो, बधाई हो, गुड न्यूज हो। ये सारी फिल्में जो है बड़ी छोटी छोटी फिल्में हैं, और बड़े थोड़े पैसों में बनी हैं। ऐसी फिल्म जिसे कोई उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल किसी को उम्मीद नहीं थी कि बर्फी हिट होगी या बधाई हिट होगी, मगर वही, क्योंकि ऑडियंस इज लुकिंग फॉर चेंज, क्योंकि ऑडियंस भी एजुकेट हो रही है। ऑडियंस को जी हम पहले ऐसा था कि कुछ लोग थे जिनके लिए ऑडियंस एग्जिस्ट नहीं करती थी, अरे व्हाट द हेल, मैं फिल्म बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास अमिताभ बच्चन है, मैं फिल्म बनाता हूँ कि मेरे पास है ढक्का है। अब वो मामला, वो जमाना गया। अब तो ऑडियंस कहाँ नहीं चाहती, क्योंकि अभी ऑडियंस जाग गई है और एग्जैक्टली शिक्षित हो रही, क्योंकि दुनिया भर का जो एंटरटेनमेंट है उसको अपने टीवी पे अवेलेबल है, चाहे वो टीवी शोज हो अंग्रेजी के या हॉलीवुड के शोज हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज हो। वो दुनिया इतना सामान देख रही है एंटरटेनमेंट का, इतनी फिल्में, इतने टेलीविजन, और वो कंपेयर करने लगी है कि यार वो तो इतना कमाल का काम कर रही है हॉलीवुड में, तुम क्या कर रहे हो साले, सही बात है, सही बात हक मार रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अब यह है कि ऑडियंस जाग गई है। अब ऑडियंस को खुश करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। है बिल्कुल। और आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, तो आप खुश कर लेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं। बड़ी-बड़ी फिल्में रही हैं, जिनके अंदर बड़ी-बड़ी स्टार कास्ट रही है, मतलब टॉप 5 जो आप कहेंगे बॉलीवुड के जो टॉप 5 लोग हैं, उनके साथ फिल्में फिल्में बनाई गई हैं, करोड़ों की फिल्में बनी हैं, लेकिन बिल्कुल डब्बा गुल, उनका बिल्कुल मतलब उनको किसी ने देखा ही नहीं। मतलब इतनी क्योंकि उनकी मैंने कहानी कहा ना 95% थी। डब्बा गोल है, हुँ, 95% हमारी फिल्में। मैं तो उदाहरण देता हूँ कि यार समझो एक माली है, हुँ, उसके बगीचे में करीब 1000 गुलाब है, हुँ, गुलाब के लगे हैं, गुलाब के लगे हैं पौधे, 1000 गुलाब के पौधे लगे हैं, पर उसमें सिर्फ 3 या 4 पौधों में फूल आते हैं, बाकी में फूल नहीं आते। तो आप क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा माली है? नहीं, वो बहुत घटिया माली है, सही उसको है। पता नहीं कि गुलाब कैसे उगाना। तो हमारी जो 95% फिल्में फ्लॉप होती है, उसके जिम्मेदार कौन है? वो लोग हैं जो फिल्में बना रहे हैं, जो फिल्में लिख रहे हैं, जो एक्टर उसमें काम कर रहे हैं, वो जिम्मेदार है।
वो खराब नहीं है जो जिनको पता नहीं कि अच्छे गुलाब खिलाने का तरीका। तो वो बात है कि ऑडियंस आजकल आज की तारीख में बहुत होशियार हो गई है, तो इतना कुछ देख रही है, इतने मूवी चैनल है टीवी पे, 100 से ऊपर तो मूवी चैनल है, हर भाषा में मूवी चैनल है। उसके बाद हॉलीवुड पूरा उतरा हुआ है, बिल्कुल, उसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म है। मतलब इतना नेटफ्लिक्स ये वो समृद्ध ऑडियंस हाँ, कभी नहीं था, इतने सारे ऑप्शन कभी नहीं थे। कभी नहीं थे। हमारे जब हम लोग बच्चे थे, साल में 1 या 2 फिल्में देखने को मिलता था, वो भी वो फिल्में जो बच्चों की फिल्म है या फिर मैथोलॉजिकल हो, धार्मिक एग्ज़ैक्टली, फिल्म, हर कोई और फ़िल्म कोई देखता फिल्म देखने को है। अलाउड नहीं था। अब सवाल ही नहीं पैदा होता, अब तो आपके फोन पे फिल्म देख रहे हैं, अपने सेल सही फोन पे। बात है। और हाँ। फुल एक्सेस है, आप कुछ भी देख सकते हैं। हाँ जी। पूरा एक्सेस है, आप हेलो। कुछ भी देख सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक हाँ चीज़ हम एक हमारा यहाँ पे एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि काफ़ी वक़्त से आप एक्टिव नहीं हैं जो आपके रंग दे बसंती के बाद, तो कोई ख़ास वजह है इसकी या नहीं, कोई इंतज़ार वो है वजह आपकी? वजह ये है, वजह बहुत सिंपल है। मैंने कहा ना कि मेरे पास उसकी वजह ये है, एक तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, घटिया काम नहीं करता। दूसरी बात, रंग दे बसंती की तरह फिल्में इत्तेफाक होती है। हमें 6 साल लगा, रंग दे बसंती की स्क्रिप्ट जो है इस जी, शहर में सबने रिफ्यूज कर दिया था, यू टीवी ने भी। यू टीवी जिसने फाइनली फिल्म प्रोड्यूस की, वो 3 बार मना कर चुके थे। जी, वो माने कब, जब आमिर राजी हुआ फिल्म करने के लिए और रहमान आ गया बोर्ड पे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आती थी। मतलब उनको ही नहीं, बहुत लोगों को, लोग तो ये पूछते हैं कि अब ठीक है यार, बसंती का रोल कौन कर रहा है। वो मैं फिर बड़े स्ट्रेट फेस से जवाब देता कि यार वो ईशा देओल से बात चल रही है, क्योंकि तो रंग दे बसंती जो है ना, ये शोले का रीमेक है बसंती के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी, उसमें हेमा जी ने किया, तो जाहिर है हमारे रीमेक में ईशा ही करेगी। और लोग मान जाते हैं सर जी क्या आइडिया है, शोले का रीमेक बसंती के पॉइंट पे, से व्हाट एन आइडिया सर, आप ही कर सकते हैं। आप ही तो कर हम ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो सही घटिया काम करने के बजाय मैं काम न करना कबूल करता हूँ। तो अगर नहीं हुआ तो उसमें मेरा कसूर कम है, उन लोगों का ज्यादा है जो जो लोग में जिनमें हिम्मत नहीं है, जिनमें रंग दे बसंती के लिए भी हिम्मत नहीं थी। 6 साल हमें लगे बेचने में। इत्तेफाक से आमिर राइट, मिल गया, इत्तेफाक से उसने आइडिया सुना कि क्या आज भगत सिंह होता तो क्या करता। अच्छा कैसे, मैंने कहा पढ़ो। पढ़ा, उसने कहा हाँ, मैं करता हूँ। एक्चुअली तब तक हमने मनोज बाजपेयी को उस रोल के लिए साइन कर लिया था, क्योंकि अक्स में वो घर का हीरो जैसा था, घर के एक्टर जैसा। फिर हमने मनोज को हाथ जोड़ना पड़ गया, तो छोड़ दे फिल्म, आमिर मान गया तो पैसे भी मिल जाएंगे। तो ऐसे, तो रंग दे बसंती जो आपके लिए इतना अहम है, एक खूबसूरत इत्तेफाक है, सही इरादा बात नहीं है, है, इरादा सही बात है, हमारा सही था। इत्तेफाक था, इत्तेफाक से आमिर मिल गया, इत्तेफाक से वो फिर रहमान आ गया, तो बन गई। तो अभी भी मेरी हमेशा रहती है कोशिश, बीच में बहुत सारी फिल्मों की बात चली, अच्छी स्क्रिप्ट जो है मेरी, मगर वो बातचीत के लेवल पे ही रह गई, फॉर वन रीजन अदर, कोई ना कोई वजह उसमें निकल आई, तो वो अभी अटकी हुई है। अभी अभी भी मेरी हिम्मत नहीं छूटी अभी। जी, खास तौर से जो जो मेरी एक है कोशिश, मेरी कोई स्क्रिप्ट है, वो हिंदुस्तान के किसानों पे है। किसान हमारी फिल्मों से गायब हो गया है। आखिरी बिल्कुल, किसान लगान में था, हालांकि वो भी फिल्म किसानों के ऊपर नहीं थी, हाँ, अंग्रेजों के साथ उसकी जो कंपटीशन थी उसके लिए। मगर 2 बीघा जमीन के बाद हमारे बिल्कुल, सिनेमा में किसान हो गई, किसान के समय साई गायब हो गई। और किसान जो इस मुल्क को हजारों साल से पेट भरता रहा, इस मुल्क का, हमने उस बेचारे को क्या दिया, हुँ, हमारी फिल्मों ने क्या दिया। एक दौर था जो बड़ी फिल्में बनती थी गाँव को लेके हुँ, या किसानों को लेके। आखिरी फिल्म थी 2 बीघा जमीन। जी, उसके बाद इस हमारे फिल्मों से किसान गायब हो गया। अरे तुम उल्लू के पट्टे खाना खा रहे हो रोज, वो खाना सही कौन अन्न पैदा करता है। और बहुत समस्या है इतने सर बनाए किसान के हुए साथ है। आप जिंदा हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कुछ करो उसके लिए। तो जी, मेरी अभी जो स्क्रिप्ट जिस पे काम चल रहा है राकेश ओम प्रकाश मेहरा के लिए, हुँ, अभी देखते हैं कब उसके दिन आते हैं, हुँ, उसके अच्छे दिन कब आते हैं स्क्रिप्ट के, वो आगे की बात है। जी, वो हम मेरे तो हाथ में नहीं, क्योंकि मैं जस्ट मैं सिर्फ लेखक हूँ, मैं प्रोड्यूसर नहीं। तो वो है, एक जब समय आएगा तो होगा, वो भी होगा। जी, बिल्कुल, तो अभी देखते हैं होता कि नहीं होता। मगर
मेरे मेरे जो लंबा गैप इसलिए है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता शुरू से ही वो मेरे संस्कार है, मेरी आदत है, मैं क्या करूं, अंजाम अच्छा हो या बुरा मैं वैसा हूं। जी दूसरा ये कि हमारी जो इसकी इंडस्ट्री है और जो हमारे जो एक ढांचा है काम करने का, अब वो बड़ा अजीब सा है और मैं उसमें समझौता करने को तैयार नहीं हूँ। मैं किसी का चमचा बनने को तैयार नहीं हूँ। मैं शायद अकेला हूँ जो किसी के ग्रुप में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बन जाते हैं बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। एक 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 एक, एक एक्टर है या प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो उसके आसपास चमचे उसके जमा हो आसपास लोग जाते घूम हैं, रहे हैं, हाँ उनको सही है। काम मिलता रहता है। सही है। मुझे नहीं काम मिलता इसलिए कि मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे किसी का चमचा नहीं होना, सही बात। क्योंकि मुझे राज कपूर ने बर्बाद किया है, गुरुदत्त ने बर्बाद किया है, शांताराम ने, बिमल रॉय ने, महबूब खान ने, मैं क्या करूं, इन कमबख्तों ने मेरा जो है मुझे चौपट किया हुआ है। क्या मैं जो लिखूंगा किसी मकसद से ही लिखूंगा, कुछ अच्छा लिखूंगा जो जो कि लोगों को कुछ मिले उसमें से। मैंने कहा ना कि मेरे लिए फिल्म तब शुरू होती है जब फिल्म देखने के बाद आदमी अपने घर लौटता है। तो जी अगर फिल्म उसके साथ उसके घर जाती है तब वो फिल्म कामयाब है। एग्जैक्टली। इसलिए नहीं कि उस पर 100 करोड़ का बिजनेस करती है या 200 करोड़ का बिजनेस करती है। अगर वो फिल्म आपके साथ आपके घर आती है तब वो फिल्म कामयाब है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, इससे मेक नो डिफरेंस। तो जी मेरा मकसद वही फिल्म लिखना है और आज भी मेरा वही मकसद है। अभी आएगा तो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार बैठा हूँ, आई एम रेडी, मगर आना तो चाहिए ना किसी जी को। अब जैसे मैंने कहा वो मेरा सब्जेक्ट है, हम अमेरिका नहीं जाएंगे, कोई हिम्मत है तो आए, मैं देता हूँ वो स्क्रिप्ट। या अभी जो मैं जो लिख रहा हूँ, खैर लिखे तो राकेश तैयार है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो मैं ये लिख रहा हूँ किसानों पे। जी तो वह है कि मैं विषय ढूंढता हूँ कि कौन सा विषय एक होगा और वो एक आज जिसकी जरूरत है। जी जैसे किसान बेचारा अकेला अकेला प्रोड्यूसर है जो अपने सामान की कीमत तय नहीं कर सही सकता। सही बात है एक बहुत। सेलफोन वाला, एक मामूली 2 कौड़ी की चीज बनाने वाला जी मैन्युफैक्चरर भी अपने सामान की कीमत तय कर सकता है, पर एक किसान अपने अनाज की कीमत खुद तय नहीं कर सकता। उसकी जी कीमत बीच का जो ब्रोकर है, जिसका एकमात्र काम ये है, उसके पास फोन है, वो फोन पे सारा रेट तय कर लेता है, वो तय करता है। तो जो हमारा अन्नदाता, उसके साथ इस मुल्क ने बहुत बेईमानी की है, बहुत गद्दारी की है, धोखा दिया है किसानों को इस मुल्क ने। तो मैं उस धोखे को अंडरलाइन करना चाहता हूँ इस विषय में, इस सब्जेक्ट में। सर इस विषय को मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और मेरे गांव में मेरे खेत भी हैं। हम पूरे अच्छा। साल हम पूरे साल उसमें आलू और गेहूं की खेती करते हैं और बाद में जब पूरी खेती तैयार हो जाती है, आलू हाँ, खुदने के बाद व्यापारी आता है, पैसे वो लगाता है, मेहनत पूरी बिल्कुल हमारी होती बिल्कुल है, बिल्कुल, पैसे वही तो मार्केट बात है ना। के तो बड़ा। वही, मैं खुद गांव से आता हूँ, मेरा गांव है बलिया में, हासनगर करके गांव है बलिया जिले में, जी जी हाँ, हल्दी के पास। उत्तर तो प्रदेश। वहाँ मेरा घर भी है और थोड़े हम्म, बहुत खेत भी हैं जो अभी अभी खेतों में मिट्टी नहीं पड़ी है क्योंकि बड़ी आई बवाल गंगा जी की। तो अच्छा तो हमारी गंगा जी ने हमारे पूरे खेतों पे रेत भर दिया। अच्छा तो अच्छा अब अच्छा। खेती वेती होती नहीं, इसीलिए बात धीरे धीरे करके गांव के सारे लोग जो हमारे घर के थे सबको छोड़ के आना पड़ा शहर नौकरी की खोज में, क्योंकि खेती पे पेट पालना मुश्किल हो गया। बिल्कुल और आज बिल्कुल। भी वही हाल है किसानों का कि जो अपनी जमीन के मालिक हैं, वो बेचारों को अपनी जमीन छोड़ के या तो खुदकुशी करनी पड़ती है या शहर में आके वॉचमैन ड्राइवर बनो या सब्जी बेचो, फल बेचो, वही कर रहे हैं बेचारे। और सर फिर वो जो अपने बच्चों को जमींदार बाहर थे, भेज रहे हैं पढ़ने के लिए क्या। बिल्कुल, और जो जमींदार थे, जो जो अगर आपने 2 बीघा जमीन देखी है, सर वही बिल्कुल कहानी है कि बिल्कुल उसके बिल्कुल। खेत की जमीन पे फैक्ट्री खड़ी हो रही है। बताइए। तो सही आज बात। जो किसान है बेचारा अपनी जमीन की खड़ी फैक्ट्री पे मजदूर बनने को मजबूर है। जो सही जमीन का बात सही मालिक था, बात है मालिक बिल्कुल मालिक अब मजदूर बनने को तैयार है। क्या करेगा बेचारा, जीना तो है, या बिल्कुल। फिर जाके शहर में नौकरी करे, जैसे नौकरियां कर रहे हैं छोटे मोटे लोग। जी जी ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल मुझे बहुत दिनों से, कई सालों से मुझे हर्ट कर रहा था, करीब 4 साल। तो मैंने राकेश को बुलाया, उसको आइडिया अच्छा लगा, तो उस पर अभी कुछ काम, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। अभी देखते हैं उसका क्या भविष्य है, चलिए बनती सर, है कि नहीं बनती। हम दुआ करेंगे सर जल्दी आपकी वो फिल्म हमें देखने को मिले। थैंक यू, शुक्रिया, जी। शुक्रिया, शुक्रिया। तो सर ये था आज तक का, यहीं का हम सफर से समाप्त करते हैं क्योंकि देखिए आपसे बात करके यकीन बहुत अच्छा लगा हमें।
बहुत मजा आया। बात यह है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दोबारा से एक बार फिर थैंक यू बोलता हूँ आपको कि Thank you, आपने हमें thank इतना कीमती वक्त दिया, you. और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।